जय हिंद बच्चों, आप सभी का स्वागत है जीरो डाउट्स पर। और आज हम करने वाले हैं एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चंस। प्रीवियस क्लास में हमने एग्जांपल्स कवर करे थे, तो आज इन टेक्स्ट क्वेश्चन सारे के सारे कवर करते हैं। फोकस ये रखना है भाई, अपनी नोटबुक और पेन के साथ साथ जैसे जैसे हम चल रहे हैं के साथ साथ आप यहाँ पर न्यूमेरिकल सोल्व करते रहोगे, क्योंकि इसमें बेटा प्रॉब्लम आती है आप लोगों को, तो इसमें बचना नहीं है, ठीक है ना। फोकस करना है इस चीज पर। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं एनसीईआरटी इन टेक्स्ट चैप्टर 1 सॉल्यूशन का। बोल रहा है कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन C6H6, ठीक है, वो नीचे सबस्क्रिप्ट में नहीं आया, देख लेना। एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 if 22 ग्राम ऑफ बेंजीन इज डिसॉल्व इन 122 ग्राम ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। अरे वाह, बेसिक क्वेश्चन दे दिया है यहां बच्चों को समझाने के लिए। क्या है गिवन, क्या क्या है गिवन है सर, मास परसेंटेज बेंजीन की निकालनी है। चलो देख लेते हैं। जबकि आपको दे रखा है 22 ग्राम बेंजीन, ठीक है, 22 ग्राम बेंजीन जो कि मिक्स हो रही है, डिसॉल्व हो रही है 122 ग्राम ऑफ CCl4, ठीक है, यानी कि कार्बन टेट्राक्लोराइड में आप डिसॉल्व कर रहे हो। मास परसेंटेज ये क्या चीज होती है, फाइंड क्या करना है भाई, फाइंड करना है मास परसेंटेज, ऐसे रिप्रेजेंट करा जाता है, ठीक है, मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन, बेंजीन का मास परसेंटेज निकालना है। तो हम इसका सॉल्यूशन जब करें तो सबसे पहला काम फॉर्मूला लिखना ना भूलें, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, मास बाय मास परसेंटेज का, मास बाय मास परसेंटेज का फॉर्मूला होता है मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ठीक है। 100 किस लिए, परसेंटेज में बनाने के लिए, ठीक है भाई साहब। आगे बढ़े, क्या है मास ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट कौन होगा, सोल्यूट होगा बेंजीन, सोल्यूट। तो ये CCl4 क्या है, ये है सर सोलवेंट, लेकिन सर नीचे तो सॉल्यूशन के लिए बोला है, तो सॉल्यूशन बना लो। मास ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा बेटा जी, वो हो जाएगा 22 प्लस 122 विच इज कितना हो गया, ये हो गया 144 ग्राम, ठीक है, ठीक है जी, 144 ग्राम। तो मास परसेंटेज क्या हो जाएगी, मास परसेंटेज हो जाएगी आपकी 22 डिवाइडेड बाय 144 इंटू 100, सोल्व करो, ये 7 और 2, ठीक है, और ये आ जाएगा 1100 डिवाइडेड बाय 72, जिसकी वैल्यू आ जाती है 15.27%, ठीक है। आंसर ये रहा आंसर, ठीक है जी। जल्दी करो इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन लेते हैं भाई, अगला क्वेश्चन, ठीक है। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन सॉल्यूशन कंटेनिंग 30% बाय मास इन कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है जी। अब कॉन्सेप्ट सिखाना चाहता है मोल फ्रैक्शन का। बच्चों कोशिश करो 11वीं यानी कि 11th के कंसंट्रेशन टर्म्स को अच्छा कर लो, क्योंकि 12th क्लास में या फिर आगे आप BSc BTech वगैरह करोगे तो ये क्वेश्चन आपका पीछा नहीं छोड़ते, आपको कॉन्सेप्ट ये वाला अच्छा करना ही पड़ेगा केमिस्ट्री में, ठीक है। अब देखो मोल कंसंट्रेशन टर्म में क्या चीज पूछी गई, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। तो इसे हम लिख सकते हैं, गिवन क्या है भाई, गिवन तो सबसे पहले जो दिया है उसकी बात कर लेते हैं। 30% मास बाय मास, यानी कि बाय मास का मतलब समझो, मास बाय मास परसेंटेज के बारे में बात करी गई है। ऑफ बेंजीन है इन, रखो 30% मास बाय मास ऑफ बेंजीन इन CCl4,
इसकी लैंग्वेज बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है, अदरवाइज क्वेश्चन हो ही नहीं पाएगा। क्या कहना चाहता है यहाँ 30% मास बाय मास का मतलब 30 ग्राम मास बोला ना, 30 ग्राम ऑफ बेंजीन, ठीक है, इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। सर CCl4 क्यों नहीं लिखा भैया, वो सॉल्वेंट रहेगा, ठीक है। तो हमें पता चल गया जो बेंजीन है यानी कि सोल्यूट जो है वो किसमें प्रेजेंट है, 100 ग्राम सॉल्यूशन में। ये सॉल्यूशन वाला पार्ट हो गया आपका सॉल्यूशन, ठीक है, ये सॉल्यूशन हो गया। तो आगे बढ़े, क्या पूछा गया है, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन यानी कि मोल फ्रैक्शन क्या होगा, ऑफ बेंजीन बोला गया है, बेंजीन। मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन क्या होगा, N बेंजीन डिवाइडेड बाय N बेंजीन प्लस N सॉल्वेंट इज CCl4, ठीक है। ये वाली स्टेटमेंट का काम हमारा यहां पर हमें कुछ हेल्प करेगा। क्या करेगा, पहले तो मोलर मास निकालने हैं भाई, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स निकालने होते हैं। ये मोल फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट है, क्योंकि मोल फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट आ गया यहाँ पर। तो मोल फ्रैक्शन जब कर रहे हो तो मोलर मास ऑफ बेंजीन C6H6 लिख देते हैं। क्या होगा, कार्बन कितने हैं, एक 1 into क्यों कर रहे हैं भैया, रुको। कार्बन का मोलर मास कितना होता है, 12 into 6 प्लस हाइड्रोजन 1 into 6। जल्दी से मल्टीप्लाई करो और सॉल्व करो इसे। वहीं पर मोलर मास ऑफ CCl4 कितना होगा भाई, कार्बन का कितना, 12 into 1 लिखने की जरूरत नहीं है। और क्लोरीन का होता है 35.5 into 4, ठीक है। तो इसका कितना मोलर मास हो गया, तो मोलर मास ऑफ बेंजीन कितना हो गया, बेंजीन का मोलर मास आ रहा है आपका 78, लिख लो भाई, 78 ग्राम पर मोल, ठीक है। और वहीं पर CCl4 का आ गया 154 ग्राम पर मोल। ये दोनों इसके मोलर मास हो गए। सर नंबर ऑफ मोल्स निकाल लें, N बेंजीन, भाई कैलकुलेट कर लेना इन चीजों को, ठीक है, आदत में लाओ। और हो सके ना तो 2 डेसिमल तक तो एटलीस्ट सही से सॉल्व करो। 2 डेसिमल तक हो जाएगा तो काम आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है ना, प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो बेंजीन का नंबर ऑफ मोल निकाल ले हो तो क्या होगा, गिवन वेट अपॉन मोलिकुलर वेट, ठीक है, यही होता है फॉर्मूला। तो गिवन वेट बेटा कितना दे रखा है बेंजीन का, 30 ग्राम, 30 डिवाइडेड बाय 78, जिसकी वैल्यू कितनी आ गई, 30 डिवाइडेड बाय 78 इज 0.38। ये इसके मोल हो गए, मोल्स, ठीक है जी। वहीं पर NCCl4 करोगे तो इसका मास कितना है CCl4 का, अगर सोल्यूट इतना है और सॉल्यूशन इतना है तो सर सॉल्वेंट कितना हो जाएगा, सॉल्वेंट मास कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 100 - 30 विच इज 70 ग्राम। यानी कि CCl4 की बात कर रहे हैं, CCl4 है ये, ठीक है। तो यहां पर CCl4 के लिए काम करें, येलो कलर से ही कर लेते हैं भैया। 70 डिवाइडेड बाय CCl4 का मोलर मास कितना आया, 154, वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.45, ठीक है। ये हमारे इतने मोल्स इसके आ गए, मोल्स आ गए। हमें मोल फ्रैक्शन बेंजीन का पूछा गया है, तो मोल फ्रैक्शन के लिए काम करें तो x बेंजीन C6H6 इक्वल टू 0.38, बेंजीन ऊपर रखा, 0.38 प्लस 0.45, दोनों कंपोनेंट रख दिए तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 0.44। ये हमारा आंसर होगा, ANS आंसर, ठीक है जी। पहले ही क्लास वर्क आ गए, चलो ये वाला करो।
आए भाई, अगले क्वेश्चन पे आए आप। पॉज करके क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेना, फिर आगे बढ़ना, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशंस। अरे वाह, सॉल्यूशन वाला, ठीक है। पार्ट दो पार्ट में डिवाइडेड है। सबसे पहला पार्ट पकड़ रहे हैं, ए पार्ट, जिसमें क्या दे रखा है, 30 ग्राम ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स विच इज कोबाल्ट और NO3 होल ट्वाइस डॉट 6H2O। बेटा ये क्वेश्चन जो है डॉट 6H2O या डॉट 18H2O या फलाना H2O, जितने भी H2O आते हैं ऐसे डॉट करके, ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का टॉपिक हो जाता है, यानी कि उसमें कुछ पार्टिकल वाटर के प्रेजेंट होते हैं। हमसे बोला गया है मोलैरिटी, तो हमें फाइंड क्या करनी है, फाइंड करनी है मोलैरिटी। सबसे पहले कॉन्सेप्ट तो कंसंट्रेशन टर्म वाला याद रहना चाहिए। मोलैरिटी, मोलैरिटी आपको पता है क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। लीटर के अंदर होता है, ठीक है। किसमें होता है, लीटर के अंदर होता है, ठीक है। आगे बढ़े भाई, 30 ग्राम ऑफ CONO3 होल ट्वाइस। भाई मोलैरिटी इसकी निकालनी है, ये कितना प्रेजेंट है, यानी कि CONO3 होल ट्वाइस डॉट 6H2O, ठीक है। ये कंपाउंड जो है, अरे स्क्वायर ब्रैकेट में रखो, कॉम्प्लेक्स लगेगा नहीं तो आपको, ठीक है। ये कंपाउंड जो है वो है 30 ग्राम, ठीक है। इन किस में मिलाया गया है भाई, किसके अंदर मिला रहे हो, इन 4.3 लीटर सॉल्यूशन है, ठीक है। भाई नीचे वाला पार्ट तो आपको क्लियर हो रहा है कि वॉल्यूम तो हमें दे रखा है इतना, ठीक है। 30 ग्राम ये से मिक्स करना है, तो इसके नंबर ऑफ मोल्स निकाल लें। नंबर ऑफ मोल्स के लिए मोलर मास निकालेंगे हम, मोलर मास ऑफ कंपाउंड। कंपाउंड को मैं चलो पूरा ही लिख देते हैं, CONO3 होल ट्वाइस डॉट 6H2O। इसको हम सोल्व करते हैं। कोबाल्ट का जो मास होता है, कोबाल्ट का मास कितना है, 58.93, 58.93, ठीक है। प्लस NO2, अब ब्रैकेट, नाइट्रोजन का कितना बेटा, नाइट्रोजन का हो गया 14, प्लस ऑक्सीजन का कितना है, O3 दे रखा है यहां पर, यानी कि 16 इंटू 3 हो गया। होल ट्वाइस का मतलब हो गया कि भाई इस पूरे ब्रैकेट को 2 से मल्टीप्लाई भी कर दो, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया हमने इसे, ठीक है। इसे साफ साफ बना देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया। डॉट 6H2O, यानी कि इसे भी प्लस कर लो, 6 इंटू H2O का बेटा मास होता है 18। तो हमारा जो टोटल मास आ रहा है वो टोटल मास कितना हो गया, यहां पर लिख दें, इधर लिख देते हैं। टोटल मास हो गया 291 ग्राम पर मोल, ठीक है। इतना हो गया हमारा इसका मास। अब नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, तो NCONO3 डॉट 6H2O, जो कि बराबर हो जाएगा किसके, गिवन वेट कितना है 30 डिवाइडेड बाय 291, ये हो गए इसके मोल्स, जिसकी वैल्यू कितनी है 291, 0.10 मोल, इतने मोल आ गए भाई इसके, ठीक है। 0.10 मोल। मोलैरिटी निकाल लें, मोलैरिटी कैपिटल M लिख दिया तो कितना हो गया 0.10 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज 4.3 लीटर, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है बेटा 4.3, 0.02 मोलर आंसर। ये पार्ट ए का आंसर आया है, पार्ट ए का आंसर है, ठीक है। पार्ट ए का आंसर है। बी पार्ट करें, करो जल्दी।
सब बच्चे एग्जाम टाइम पर ही कर रहे हो ये वाली प्रैक्टिस, है ना? एग्जाम आ गए हैं इसलिए तैयारी कर लें, एनसीईआरटी छू लें। चलो बी पार्ट करते हैं भाई, इसे थोड़ा ऊपर करते हुए, ठीक है। बी पार्ट व्हाइट कलर से हम लिखेंगे बी पार्ट, ठीक है। पार्ट बी के अंदर क्या दे रखा है, 30 ml ऑफ 0.5 मोलर H2SO4 डाइल्यूटेड टू 500 ml, ठीक है। एक कंटेनर है, समझना इस चीज को, कंटेनर के अंदर हमारा H2SO4 है, ठीक है। 30 ml ऑफ 0.5 मोलर, तो उसकी मोलैरिटी क्या है, 0.5 मोलर, ये दे रखी है इसकी मोलैरिटी, ठीक है। अगर मैं देखूं कितना प्रेजेंट है, ये है 30 ml, ये है 30 ml प्रेजेंट, 30 ml में इसकी मोलैरिटी ये आती है। अब मैंने क्या करा, इसी बीकर के अंदर थोड़ा पानी मिलाना स्टार्ट करा, यानी कि डाइल्यूट करना स्टार्ट करा। तो अब मेरा कंटेनर के अंदर, एक बात बताओ, अगर मैं बोलता हूं कि इसके अंदर अभी 4 मोल H2SO4 है, अभी जस्ट बात कर रहा हूं मैं, 4 मोल है, पानी मिलाने से क्या यहां पर नंबर ऑफ मोल में कोई अंतर आएगा? एक यहां चला गया, एक यहां चला गया, एक यहां, एक कहीं भी, नंबर ऑफ मोल तो सेम रहेंगे ना। तो हम बोल सकते हैं N1 जो था वो N2 के ही बराबर आ गया, तो हम बोल सकते हैं M1V1 इक्वल टू M2 V2, आया ना? अरे बेसिक कॉन्सेप्ट लग गया यहाँ तो, डाइल्यूशन का कॉन्सेप्ट कौन सा है, कॉन्सेप्ट हो गया, कॉन्सेप्ट आपका डाइल्यूशन, ठीक है, कॉन्सेप्ट डाइल्यूशन का हो गया। तो मोलैरिटी आपको पहले वाले की कितनी दे रखी है, 0.5 इंटू वॉल्यूम इज 30 ml, 30 ml में ही रख लो भाई, क्योंकि कट जाएगा यहाँ पर देखो। और मोलैरिटी M2 की हमें निकालनी है जब आप डाइल्यूट कर रहे हो 500 ml से, ठीक है। ये भी ml में है और ये भाई साहब भी ml में है। तो सोल्व करने पर हमारी वैल्यू जो आती है M2 की, M2 इक्वल टू 0.5 इंटू 30 डिवाइडेड बाय 500, तो ये हो गया 100, 0 से 0, 0.1, जो कि हो गया 0.03 मोलर आंसर, ठीक है। ये कर लो, 0.03 मोलर हो गया इसका आंसर। करो, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 5 है 4 है, 2 मिनट को, ओके ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, 5 नहीं है 4 है। कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया NH2CO NH2 रिक्वायर्ड इन मेकिंग 2.5 kg ऑफ 0.25 मोलर एक्वस सॉल्यूशन। क्वेश्चन में आपको मोलैलिटी के बारे में कुछ समझा रखा है। गिवन क्या है, गिवन लिख लो भाई, 0.25 मोलर एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है, 0.25 मोलर एक्वस सॉल्यूशन। अब इसमें क्या दे रखा है, 0.25 मोलर। मास ऑफ यूरिया हमें निकालना है, किसके लिए, मास फाइंडिंग्स में क्या है भाई, फाइंडिंग में मास ऑफ यूरिया हमें निकालना है फॉर 2.5 kg ऑफ एक्वस सॉल्यूशन, ये हमने इसका पोस्टमार्टम कर दिया, ठीक है जी। अब अप्रोच करते हैं। अप्रोच क्या रहेगी बेटा, 0.25 मोलर एक्वस सॉल्यूशन। पहले इस स्टेटमेंट को ना क्लियर कर लो। 0.25 मोलर का मतलब क्या होता है
0.25 मोलल का मतलब होता है 0.25 मोल्स ऑफ सोल्यूट विच इज यूरिया प्रेजेंट इन 1 kg और 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, इसमें प्रेजेंट है। तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं भाई, नंबर ऑफ मोल्स आपको दे रखे हैं, तो मास ऑफ यूरिया अगर मैं देखूं यहां पर वो क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास, मोलर वेट या मास। ठीक है, मोलर वेट ऑफ यूरिया कितना होता है, मोलर वेट ऑफ यूरिया कितना होगा, वो होगा 60 ग्राम पर मोल। ये निकाल लेना बेटा। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए, 0.25 इंटू 60, तो कितना आ जाएगा, ये 15 ग्राम आ जाएगा। ये बेटा जो 15 ग्राम आया है आपका, वो किस चीज के लिए आया है, फॉर 1000 ग्राम या 1 kg ऑफ सॉल्वेंट के लिए। ठीक है ना। अब अप्रोच क्या है, हमें तो बोला गया 2.5 kg ऑफ एक्वस सॉल्यूशन के लिए। तो मास ऑफ सॉल्यूशन अगर मैं देखूं, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा 1000 भी मत लिखो, 1 kg लिखो, 1 kg प्लस 0.015 kg, इसे भी मैंने kg में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, 0.015 kg जो कि हो जाएगा 1.015 kg, इतना हो गया। ठीक है ना। हमारी अप्रोच अब ठीक है, हमने क्या करना है अब 0.15, 2 मिनट रुको, 1.015 kg ऑफ एक्वस सॉल्यूशन में कितना मास होता है, वो होता है 15 ग्राम ऑफ यूरिया पाया जाता है। ठीक है, तो 2.5 kg के अंदर ऑफ एक्वस सॉल्यूशन में कितना पाया जाएगा, वो हो जाएगा 15 इंटू 2.5 डिवाइडेड बाय 1.015। यूनिटरी मेथड हो गया। ये कौन सा मेथड है, यूनिटरी मेथड हो गया। ठीक है, यूनिटरी मेथड से कर दिया, तो इसकी वैल्यू लगभग आएगी 36.95 ग्राम। यही आपका आंसर है। 37 भी लिख सकते हो। ठीक है, राउंड ऑफ करके लिखो भाई, ये क्वेश्चन करो भाई। 3 ही स्टेप के अंदर हो गया। देखो स्टेटमेंट हमने फाइंड करी, यानी कि क्या कहना चाहता है, मास ऑफ यूरिया 1 किलो के लिए देखा, 1 किलो से टोटल मास बनाकर 2.5 किलो के लिए देख लिया, इतना काम करा है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। मोलैरिटी मोल फ्रैक्शन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड if the density of 20% मास बाय मास एक्वस सॉल्यूशन दे रखी है आपको कितनी, 1.202 ग्राम पर मोल। ठीक है, ये दे रखा है। चलो यहां मोलैलिटी के बारे में सबसे पहले डिस्कशन कर लेते हैं। मोलैलिटी क्या होती है, यानी कि स्मॉल m से रिप्रेजेंट करा जाता है n बाय मास ऑफ सोलवेंट। ठीक है, किसमें, केजी के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहली अप्रोच मोलर मास ऑफ KI का निकाल लो। क्या होगा, मोलर, अरे यार mm लिख देते हैं, मोलर मास ऑफ KI कितना हो गया, कितना हो जाएगा 39 प्लस 127, ये K का हो गया, ये आयोडाइड का हो गया। ठीक है ना, आयोडीन का हो गया, कितना आ जाएगा, लगभग 6 और एक इधर 66 ग्राम पर मोल। ठीक है, 166 यानी 166 ग्राम पर मोल आ गया। इफ द डेंसिटी ऑफ 20% मास बाय मास वॉल्यूम, भाई ये भी लैंग्वेज सुन लो,
क्या कहना चाहता है? 20% मास बाय मास बोला गया है ऑफ एक्वस KI। तो इसकी लैंग्वेज क्या होगी? 20 ग्राम ऑफ KI इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। 100 ग्राम का सॉल्यूशन हो गया। तो सॉल्वेंट क्या हो गया? मास ऑफ सॉल्वेंट क्या हो गया? मास ऑफ सॉल्वेंट वो हो गया 100 माइनस 20, सॉल्यूशन माइनस सोल्यूट विच इज 80 ग्राम। ठीक है, 80 ग्राम का ये हो गया। ठीक है, मोलैरिटी के लिए नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स की बात करें तो N निकालो KI के लिए। KI के लिए N क्या होगा? गिवन वेट इज 20 और गिवन वेट अपॉन मोलिकुलर वेट इज 166। ठीक है जी, तो इसे रिजोल्व करके कितना आ गया? 120 और 66, 0.120 मोल्स, 0.120 मोल्स आ गए। ठीक है, अगला इसमें मास ऑफ सॉल्वेंट अभी हमने यहां निकाल दिया, तो हम यहां पर क्या कर सकते हैं? मोलैलिटी इक्वल टू 0.120 डिवाइडेड बाय कितना आ गया? डिवाइडेड बाय 80 इंटू ग्राम में है ना। हाँ ठीक है, 1000। वैल्यू कितनी आ गई? 1.5 मोलर। ठीक है, 1.5 मोलर। ठीक है, ये आ गई मोलैलिटी, यानी कि पार्ट ए इसका कवर कर दिया हमने इसमें। ठीक है, पार्ट ए ये मोलैलिटी। अगला पूछा गया है बेटा जी मोलैरिटी। मोलैरिटी के लिए हम यहां पर यूज करते हैं शेप्स, लाइन, डिक्स। ओके, अरे ये तो आया ही नहीं। हाँ जी, मोलैरिटी के लिए हम यूज करें, मोलैरिटी के लिए मोलैरिटी कैपिटल M से हम इसे बताते हैं, डिफाइन करते हैं। ठीक है, मोलैरिटी क्या होता है? N बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स अभी हमने देखा 0.120 और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम दे रखा है सर, डेंसिटी दे रखी है, तो हमें पता है डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम होता है। ठीक है, सॉल्यूशन के लिए, किसके लिए? सॉल्यूशन के लिए बात होती है, बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं, ये सॉल्यूशन के लिए डिफाइन हो रहा है। ठीक है, तो मास कितना हो जाएगा? मास नहीं सॉरी, वॉल्यूम, हमें वॉल्यूम निकालना है ना। वॉल्यूम कितना हो जाएगा? वॉल्यूम इज इक्वल्स टू M बाय D। और मास कितना दे रखा है? मास कितना दे रखा है सॉल्यूशन का? 100। डेंसिटी हो जाएगी 1.202, जो कि आ जाएगा वॉल्यूम, आपका वॉल्यूम आ जाएगा 83.194 ml। ठीक है, ये तो आ गया आपका वॉल्यूम। तो हम मोलैरिटी अगर निकालें यहाँ पर, मोलैरिटी क्या हो जाएगी? कैपिटल M हो जाएगा, थोड़ा सा ऊपर हो जाओ भाई साहब। मोलैरिटी क्या हो जाएगी? 0.120 डिवाइडेड बाय 83.194 इंटू 1000। मोलैरिटी आ गई आपकी 1.44 मोलर। ठीक है, 1.44 मोलर। कैलकुलेशन करनी ही पड़ेगी, फॉर्मूले याद करने से कुछ काम नहीं बनेगा। चलो हाँ करो भाई करो, दिख रहा है ना सबको? अगला क्वेश्चन करें। अगला क्वेश्चन, H2S, a toxic gas with rotten egg-like smell, is used for the qualitative analysis. भाई सड़ा हुआ अंडा कभी सूंघ कर देख लेना, H2S की स्मेल ऐसी ही होती है। ठीक है ना, अब जरूरत नहीं है, खैर क्वेश्चन में है ऐसा बोला गया है बिना बात के लिए।
इफ द सोल्युबिलिटी ऑफ H2S इन वाटर एट STP, देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज STP दे दिया है इन्होंने, H2S को H2S की सोल्युबिलिटी जो है वो वाटर के अंदर बता रखी है, सोल्युबिलिटी ये रही। कैलकुलेट हेनरीज कांस्टेंट, कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है, हेनरीज लॉ का आ गया टॉपिक, ठीक है। तो गिवन में लिख लो, गिवन में 0.195 मोलल हो गया क्या, सोल्युबिलिटी ऑफ H2S इन वाटर, सोल्युबिलिटी ऑफ वाटर हो गया, ठीक। आगे यहां पर इसकी लैंग्वेज क्या कहना चाह रहा है, यहां पर 0.195 मोल्स ऑफ H2S इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। चलो ये भी हमने निकाल लिया, ठीक है। तो आगे क्या करेंगे भाई, कैलकुलेट हेनरीज कांस्टेंट। एसटीपी की लैंग्वेज क्या हो गई, एसटीपी की मतलब हो गया प्रेशर, क्या हो गया प्रेशर हो गया 1 atm, प्रेशर हो गया 1 atm। हमें यह निकालना है हेनरीज कांस्टेंट यूजिंग हेनरीज लॉ। क्या होगा, P गैस इक्वल टू KH X गैस, ठीक है। तो P गैस क्या हो गया, प्रेशर गैस, प्रेशर ऑफ गैस इज 1 इक्वल टू KH निकालना है, X गैस फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो X गैस के लिए क्या करोगे भाई, X गैस इक्वल टू N गैस मतलब H2S अपॉन N गैस प्लस NH2O, वाटर के अंदर ही मिलाया जा रहा है ना, ठीक है। तो N गैस आपको पता है, यहां पर दे रखा है, NH2O निकालना पड़ेगा। तो NH2O क्या हो गया, गिवन वेट आपका हो गया 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि 1000 ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 18, विच इज 55.5 मोल्स, ठीक है। तो X गैस जो हो जाएगा, यानी कि H2S के लिए जो बोल रहे हैं वो 0.195 डिवाइडेड बाय 0.195 प्लस 55.5, ये हो गया बेटा नेग्लेक्टेड, ठीक है, नेग्लेक्टेड। तो आपका X गैस कितना आ गया, X गैस आपका आ गया, 2 मिनट को इसकी वैल्यू देख लेते हैं। X गैस की वैल्यू आ रही है आपकी 3.51 क्रॉस 10⁻⁻3, ठीक है। ये X गैस की वैल्यू आ गई, ठीक है। हमने KH निकालना है, तो KH हो गया भाई, KH इक्वल टू 1 अपॉन 3.51 क्रॉस 10⁻⁻3, जिसकी वैल्यू आ गई 284 atm, आंसर ये रहा, ठीक है। कर लो जल्दी से, क्वेश्चन इजी है ये वाला, बस अप्रोच क्या है, एसटीपी पता होना चाहिए और इसे मोलल वाला कॉन्सेप्ट, कंसंट्रेशन वाला कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कैसे लिखना है। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर है 7th, ठीक है, इन टेक्स्ट का। अब 7th क्वेश्चन को देखते हैं। गिवन क्या है बेटा, टॉपिक तो समझ आ गया होगा, हेनरीज लॉ है इसमें, ठीक है। गिवन डाटा क्या दे रखी है, हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर CO2 इज, यानी कि KH की वैल्यू दे रखी है आपको 1.67 क्रॉस 10⁸8 पास्कल, ये दे रखी है, ठीक है। कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ CO2 इन 500 ml। हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है मास ऑफ CO2, क्वांटिटी पूछी है ना, ये हमें फाइंड करना है ऑफ CO2
500 ml of soda water when packed under 2.5 atm। जब पैकिंग हो रही है भैया, इसका प्रेशर जो है, प्रेशर कितना है 2.5 atm एट 298 केल्विन। ये चीजें दे रखी है, ठीक है ना। अब एक बात बताओ, हम अगर हेनरी लॉ यूज करते हैं, हेनरी लॉ क्या कहता है, यूजिंग हेनरी लॉ PCO2 इक्वल टू KH x CO2, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 हो गए। यहां पर हमें मास निकालना है। मास कहां से निकल सकता है, प्रेशर KH या X से? ऑब्वियस सी बात है X से। X क्या है, काई फैक्टर जो है आपका, ये क्या है, मोल फ्रैक्शन ही तो है। मोल फ्रैक्शन में नंबर ऑफ मोल से आप निकाल सकते हो मास। तो हमें XCO2 पहले फाइंड करना पड़ेगा। वो कैसे आएगा, PCO2 डिवाइडेड बाय KH। अब यहां पर एक बात बताओ, यहां पर आपको जो KH की वैल्यू दे रखी है वो किस में दे रखी है, पास्कल में, और जो प्रेशर है वो किस में दे रखा है, ATM में। बेटा जी एक चीज इसमें ध्यान रखना और नोट कर लेना इसे अच्छे से कि 1 ATM इक्वल टू 101,325 पास्कल होता है, ठीक है। कितना होता है, 101,325 पास्कल होता है। तो इसे कन्वर्ट अगर हम करते हैं तो प्रेशर इज 2.5 इंटू 101,325 डिवाइडेड बाय KH की वैल्यू 1.67 क्रॉस 10⁸ होता है, ठीक है ना। इसकी वैल्यू क्या आ गई, वैल्यू आ गई आपकी 151.97 क्रॉस 10⁻⁻3, ठीक है। ये मोल फ्रैक्शन की आपकी वैल्यू आ गई। अब अप्रोच क्या रहेगी, हमें पता है मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 इक्वल टू NCO2 डिवाइडेड बाय NCO2 प्लस NH2O। ये हो गया। NCO2 क्या हो गया भाई, NCO2 क्या हो गया, गिवन वेट। गिवन वेट को क्या बोल देते हैं, चलो लिख ही देते हैं, गिवन वेट डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास। कितना होता है इसका, CO2 का, CO2 का होता है बेटा जी 44। अब वहीं पर NH2O सोडा वाटर बोला है ना, अब इसका मास कितना है भाई, मास ऑफ CO2 विच इज 500। तो यहां पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लगा दें। कॉन्सेप्ट क्या है, डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम, और हम वाटर के लिए डेंसिटी 1 पॉइंट कुछ लेकर चलते हैं, तो यहां पर अप्रोक्सीमेट 1 वैल्यू ले लेते हैं। तो डेंसिटी हो गई वाटर की 1 इंटू V इक्वल टू मास। तो मास कितना हो गया, 500 ग्राम ही हो गया, यस और नो। तो हम यहां बोल सकते हैं 500 ग्राम डिवाइडेड बाय 18, जिसकी वैल्यू आ गई 27.77 मोल, ठीक है, 27.77 मोल, ठीक है। कुछ पार्ट हमें यहां पर करना पड़ जाएगा, तो वो पार्ट हम रिजॉल्व करते हैं। एक बात बताओ, 27 यहां पर वैल्यू आ रही है, ठीक है ना। तो हम बोल सकते हैं XCO2 इक्वल टू NCO2 बाय NCO2 प्लस 27.77। एक बात बताओ, जो CO2 आप उसके अंदर डाल रहे हो उसकी क्वांटिटी जो आपका सोलवेंट है विच इज वाटर, उससे तो कम ही रहेगी, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स कम हो जाएंगे। तो हम डिनोमिनेटर में इस CO2 को निगलेक्ट कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, अभी तक करते आए हैं सर। तो XCO2 की वैल्यू कितनी है, 151.97 क्रॉस 10⁻³ इक्वल टू NCO2 इज गिवन वेट डिवाइडेड बाय 44 डिवाइडेड बाय 27.77। तो गिवन वेट कितना आ गया आपका, गिवन वेट मल्टीप्लाई करने पर 151.97 क्रॉस 10⁻³ इंटू 27.77 इंटू 44
आपका आंसर जो आएगा इसमें वो आएगा 1.85 ग्राम ऑफ CO2, गिवन वेट ऑफ CO2। यही पूछा है ना, कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ CO2, तो गिवन वेट ऑफ CO2 ये आ गया। तो भैया अप्रोच यहां से हम यहां पर गए और इसके बाद इधर आए और इसके बाद ऊपर आए, तो थोड़ा देख लेना, आगे पीछे थोड़ा लिख दिया है। आगे करते हैं अगला क्वेश्चन, बढ़े आगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन बेटा जी, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड A and B are 450 and 700 mm Hg। जैसे ही डाटा मिलना स्टार्ट हो जाए उसको लिखना स्टार्ट कर दो। गिवन क्या है भाई, गिवन है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड। अगर मैं देखूं A प्लस B, ये A लिक्विड हो गया, ये B लिक्विड हो गया, इन दोनों को मिलाने के बाद A B लिक्विड सॉल्यूशन मिला हमें। तो यहाँ पर वेपर प्रेशर P नोट A की वजह से जो आया बेटा जी वो आया 450 mm Hg। ठीक है, P नोट B की वजह से आया 700 mm Hg। ठीक है, टेम्परेचर जो है वो 350 केल्विन है। फाइंड आउट द कंपोजिशन ऑफ लिक्विड मिक्सचर इफ टोटल वेपर प्रेशर इज 600 mm Hg। यानी कि P टोटल बेटा जी, ये P टोटल देगा, ये P नोट B देगा और ये P नोट A देगा। ठीक है ना, P टोटल कितना दे रखा है, 600 mm Hg दे रखा है। तो हम बोल सकते हैं, एक फॉर्मूला हमें पता है, पहले तो कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट किसका है, ये कॉन्सेप्ट कहां से आया, राउल्स लॉ फॉर वेपर प्रेशर। ठीक है, वेपर प्रेशर क्या था यहां पर, P टोटल जो होगा P नोट A एक्स A प्लस P नोट B एक्स B के बराबर होगा। तो हम P टोटल को रिजोल्व कर सकते हैं ऐसे, आपको पता है एक्स A प्लस एक्स B इक्वल टू 1 होता है, तो एक्स A जो होगा 1 माइनस एक्स B हो जाएगा, लिख सकते हैं। ठीक है, तो P नोट A प्लस P नोट B माइनस P नोट A एक्स B, ये रिलेशन आपको बताई होगी आपके टीचर ने, यहाँ पर देखो। ठीक है, स्कूल में तो कई बार कराते हैं इस चीज को। तो हमने क्या करा है, बस ये जो एक्स ए की जगह 1 माइनस एक्स बी रख गया और रिजोल्व करने के बाद हमारे पास ये आ गया। अब एक बात बताओ, पी ए पर पी नोट ए, पी नोट बी, पी टी सब पता है, एक्स बी की वैल्यू आ जाएगी? जी सर आ जाएगी। कैसे करेंगे, पी टी कितना है 600, इसे ऊपर लिख देते हैं। पीटी कितना है, पीटी है 600 इक्वल टू पी नोट ए इज 450 प्लस 700 माइनस 450 मल्टीप्लाइड बाय एक्स बी। ठीक है ना, तो 600 माइनस 450 इक्वल टू 700 में से ये गए तो कितना बचा भाई 50, और ये 250 एक्स बी यानी कि 250 एक्स बी। तो एक्स बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 600 इज 150 डिवाइडेड बाय 250, 5 3 जा 5 5 जा तो 0.6, तो एक्स बी की वैल्यू जो आ रही है 0.6 आ गई, तो एक्स ए की वैल्यू जो आ जाएगी 0.4 आ गई, क्योंकि इन दोनों का सम क्या होता है 1 होता है। आपको बताया अगर आपका एक्स बी कितना आ गया 0.6, एक्स ए कितना हो जाएगा 0.4। ठीक है जी, ये क्या आया, कंपोजिशन आई, यही आपका इस वाले पार्ट का आंसर था। लगभग 2 पार्ट पूछे हैं। ये क्या है, कंपोजिशन किसकी, ऑफ लिक्विड मिक्सचर, लिक्विड मिक्सचर। ठीक है, लिक्विड मिक्सचर की कंपोजिशन हो गई। अब एक और चीज पूछिए, फाइंड ऑल्सो फाइंड द कंपोजिशन इन वेपर फेज। भाई वेपर फेज के अंदर तो डाल्टन साहब ने बात करी थी कंपोजिशन के लिए, क्या है, यूजिंग डाल्टन्स
यूजिंग डाल्टन्स लॉ फॉर पार्शियल प्रेशर, क्या बोला था इन्होंने, ऑफ एनी कंपोनेंट, किस तरह एक्सप्रेस करा था, उन्होंने बोला था अगर मैं PA के लिए पार्शियल प्रेशर वेपर प्रेशर निकाल रहा हूं वो किसके बराबर होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ A इन मल्टीप्लाइड बाय P टोटल, इसके बराबर होगा। ऑल्सो PB जो होगा वो किसके बराबर होगा, YB इंटू P टोटल, इसके बराबर होगा। आप एक बात बताओ, हमें तो क्या निकालना है, कंपोजिशन निकालनी है, यानी कि हम ये बोल सकते हैं YA जो होगा PA डिवाइडेड बाय P टोटल होगा, ठीक है। ऑल्सो YB जो होगा वो किसके बराबर होगा, PB बाय P टोटल होगा, ठीक है जी। PA की वैल्यू क्या आएगी, PA की वैल्यू क्या आएगी, ये रही PA की वैल्यू। तो हम इसको थोड़ा सा अप करते हैं और इसमें देखते हैं PA की वैल्यू क्या आ रही है, PA इक्वल टू P नॉट A XA। तो P नॉट A कितना दे रखा है आपको, 450 इंटू XA इज 0.4, मल्टीप्लाई करो इसे जल्दी से। वहीं पर PB जो होगा P नॉट B इंटू XB, तो P नॉट B इज 700 मल्टीप्लाइड बाय 0.6, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, इसकी वैल्यू आ रही है आपकी, इसकी वैल्यू आ रही है 420 mmHg, और इसकी आ रही है वैल्यू 180 mmHg, 4 4 जा 4 5 20 और 4 4 जा 16 17 18, ठीक है, ये आ गया। अब इन वैल्यू को इसके अंदर पुट कर देते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा, यानी कि फ्रैक्शंस आ जाएंगे। यहां पर लिख दें इधर YA इक्वल टू PA इज 180 डिवाइडेड बाय 600, P टोटल देखो 600 दे रखा है, और YB क्या हो जाएगा 420 डिवाइडेड बाय 600, 0.6742 और 0.7 आ गया, यहीं पर इसे काटते हैं, 6 3 जा तो 0.3 आ गया। तो मोल फ्रैक्शन इसके ये रहे और YB के ये रहे। ये कंपोजिशन कब है, कंपोजिशन इन वेपर फेज VP, ठीक है भाई। क्वेश्चन लिख लिया होगा आपने, ठीक है, एक बार देख लो, पहले ऊपर वाला पार्ट लिख लो पॉज करके, ठीक है, इसके बाद डाल्टन वाला लिख लेना, ये कर लिया, ठीक है। अब नीचे वाला पार्ट देखो, ये रहा हमारा वेपर प्रेशर का, ठीक है। अगला क्वेश्चन करें, चलो अगला करते हैं। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर एट 298 केल्विन इज दिस गिवन। वेपर प्रेशर दे रखा है प्योर वाटर का, H2O का दे रखा है 23.8 mmHg, ठीक है, एंड 50 ग्राम ऑफ यूरिया इज डिसॉल्व इन 850 ग्राम ऑफ वाटर। ये क्या है, वाटर है, ठीक है। वाटर का जो मास दे रखा है वो 850 ग्राम दे रखा है, इसके अंदर क्या डाल रहे हो आप, यूरिया। यूरिया का जो मास दे रखा है वो दे रखा है 50 ग्राम, ठीक है। ये काम हो रहा है, इसमें डिसॉल्व कर रहे हो, ठीक है। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर फॉर दिस सॉल्यूशन एंड इट्स रिलेटिव लोअरिंग। तो यहां पर अगर हम आते हैं, फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है हमें वेपर प्रेशर ऑफ वाटर P नॉट
कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर फॉर दिस सॉल्यूशन। ओके, हमें निकालना है PH2O, ठीक है, एंड इट्स रिलेटिव लोअरिंग, एंड P नॉट H2O माइनस P यूरिया, यूरिया का मान लो, यूरिया नहीं सॉल्यूशन आएगा यहाँ पर, यूरिया तो नॉन वोलेटाइल हो गया, सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय P नॉट H2O। ये दो चीज बेटा फाइंड करनी है, क्वेश्चन की डिमांड जो है वो ये इन दोनों चीजों की है, ठीक है। तो प्रोसीड करते हैं सफेद चमकदार पेंसिल से। सॉल्यूशन हमें पता है तो हम पहले लिख लेते हैं यहाँ पर, यूजिंग राउल्ट्स लॉ फॉर वेपर प्रेशर। राउल्ट्स लॉ फॉर वेपर प्रेशर क्या है, उसकी अगर बात करें हम बोल सकते हैं PH2O इक्वल टू P नोट H2O मल्टीप्लाइड बाय XH2O, मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O, नहीं H2O नहीं, ये तो यूरिया कहेंगे बेटा, यूरिया। क्या हमें XH2O पता है, इसको तो सॉल्व करना पड़ेगा हमें। तो X के लिए आप मोलर मास पहले इसका निकाल लो, तो मोलर मास ऑफ यूरिया, यूरिया का कितना होता है, यानी कि NH2CONH2, इसका होता है बेटा 60 ग्राम पर मोल, ठीक है, इसे याद रखना, यूरिया का मास जो है 60 ग्राम पर मोल। आगे बढ़ते हैं, NH2O और N यूरिया क्या हो जाएगा, NH2 और यूरिया क्या हो जाएगा, यूरिया का मास दे रखा है हमें 50 ग्राम, 50 डिवाइडेड बाय 60 गिवन वेट अपॉन मोलिकुलर वेट, कट गया तो 0.68 था, ठीक है ना। और H2O कितना दे रखा है, 850 ग्राम डिवाइडेड बाय 18, जो कि आ रहा है H2O का 2 मिनट रुको बताते हैं, H2O का जो मास आ रहा है वो आ रहा है 47.2222 मोल, ठीक है, और इसका 0.83 मोल डाल दो, ठीक है ना, इतने मोल डाल दो। हम X की बात कर रहे हैं, X यूरिया क्या हो जाएगा, X यूरिया क्या हो जाएगा, 0.83 डिवाइडेड बाय 0.83 प्लस 47.22, ये तो नेग्लेक्ट कर सकते हैं, नेग्लेक्टेड, ठीक है, तो आपका क्या हो गया 0.83 डिवाइडेड बाय 47.22, जो कि बराबर हो जाएगा किसके, जो कि बराबर हो जाएगा 0.0176। X की वैल्यू पता चल गई तो हम रिलेटिव का फॉर्मूला लगा के डायरेक्ट कर सकते हैं, ये रहा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इसे करेक्ट कर लेना, इसकी जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है, ये डायरेक्ट अप्रोच हो जाएगी, इसकी जरूरत क्यों नहीं है बता रहे हैं। P नॉट H2O माइनस P सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय P नॉट H2O इक्वल टू X यूरिया। अब एक बात बताओ, X यूरिया जो आया है यहाँ पर, X यूरिया यहाँ पर जो X यूरिया आया है, यही तो रिलेटिव लोअरिंग हो गया, इसी फॉर्मेट को तो हम बोलते हैं ये रिलेटिव लोअरिंग हो गया X यूरिया। तो हमें रिलेटिव लोअरिंग की वैल्यू कितनी मिल गई, 0.0176। एक आंसर तो ये रहा, कौन सा आंसर हो गया, ये सेकंड पार्ट मान लो, बी पार्ट। तो ए पार्ट क्या हो जाएगा सॉल्यूशन का, वो हो जाएगा P सॉल्यूशन से। तो हम इसे रिजोल्व जब करेंगे, P सॉल्यूशन इक्वल टू X इंटू PH2O आ गया, और ये H2O उधर जाकर
बेसिकली ये x ये जो भी वैल्यू आएगी वो माइनस हो जाएगी इधर आकर। तो हमारी जो वैल्यू आएगी पी सॉल्यूशन की वो आएगी 23.38। यूनिट किसमें है? mmHg, और ये हो जाएगा इतने mmHg। ये आंसर आ गया, ये ए पार्ट का आंसर आ गया। वैसे इन्होंने डिवाइड नहीं कर रखा है तो भाई इस चीज को PH2O या सॉल्यूशन, H2O नहीं है, ये सॉल्यूशन ही लिखो यहाँ पर, P सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन को हमने यहाँ पर निकाल दिया और PH2O कैसे, ये PH2O माइनस P सॉल्यूशन बाय P नॉट H2O, ये हमारा रिलेटिव लोअरिंग है। तो हम X यूरिया जब फाइंड कर लिया वो रिलेटिव लोअरिंग की ही वैल्यू हो गई, ठीक है भाई। कंफ्यूज मत होना, ये छोटी सी मिस्टेक हो गई है इसमें, सही कर लो इसे, करो इसे कंप्लीट करो। अगला क्वेश्चन है बेटा, अगला क्वेश्चन, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट 750 mmHg इज 99.63। तो हम लिख दें गिवन में बॉइलिंग पॉइंट वाटर का 99.63 है किसी पर्टिकुलर प्रेशर पर, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट को T, बॉइलिंग पॉइंट वाटर का बोल रहे हैं तो T नॉट H2O बोल सकते हैं, जो कि 99.63 डिग्री सेल्सियस है। हाउ मच सुक्रोज इज टू बी एडेड सच दैट इट बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो T सॉल्यूशन जो होगा वो किसके बराबर होगा? 100 डिग्री सेल्सियस। बेटा आप इसमें कर क्या रहे हो? कंटेनर के अंदर वाटर है, नीचे से बॉईल कर रहे हो आप इसे, बॉईल कर रहा तो उसका जो प्योर फॉर्म में है बॉइलिंग पॉइंट वो है 99.63। जैसे ही आपने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाला जैसे कि सुक्रोज, अच्छा याद रखना क्या क्या मिलेंगे आपको नॉन वोलेटाइल में, एक तो मिलेगा सुक्रोज और ग्लूकोज, यूरिया, ऐसी चीजें मिलेंगी, ठीक है। ये तीन तो मिलते ही मिलते हैं सभी क्वेश्चन में, बाकी अलग से मेंशन करा हुआ है ये नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस है। तो नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस डालोगे तो इसमें होगा क्या, इसका जो बॉइलिंग टेम्परेचर है वो इंक्रीज कर जाएगा। तो कॉन्सेप्ट यहां पर आया कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का, कॉन्सेप्ट बॉइलिंग एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्या है ये आपकी एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो कि नंबर ऑफ सोल्यूट के ऊपर डिपेंड करती है, नंबर ऑफ सोल्यूट के ऊपर डिपेंड करती है। हाँ तो इसका फॉर्मूला एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल टीबी, सॉरी वो डिप्रेशन का होगा, डेल टीबी इक्वल टू केबी एम, केबी इज योर कांस्टेंट, ठीक है। और इस कांस्टेंट की वैल्यू यहां पर मेंशन नहीं है, लेकिन आप लिख सकते हो केबी की वैल्यू हो गई 0.52 केल्विन किलोग्राम पर मोल, ये इसकी यूनिट होती है बेटा, ठीक है, ये केबी की यूनिट होती है। तो डेल टीबी आपको कैसे मेंशन करना है, डेल टी सॉल्यूशन माइनस टी नॉट बी विच इज योर H2O इक्वल टू KBM। T solution is 100 minus 99.63 equal to KB is 0.52 into M। तो M की वैल्यू कितनी आ जाती है, तो इसे सोल्व करेंगे। M की वैल्यू कितनी आई, M की वैल्यू आपकी आ रही है 0.37 डिवाइडेड बाय 0.52 इक्वल टू 0.711 मोलल। ये तो आ गई M की वैल्यू। अब यहां पर ये मोलल वर्ड बोला है यानी कि नंबर ऑफ मोल्स हो गए।
हमें क्या निकालना है, हाउ मच सुक्रोज। तो मोलैलिटी का फॉर्मूला लगा लो भाई। मोलैलिटी क्या होती है, m इक्वल टू n बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। ये तो हो गया इसकी वैल्यू। तो हम इसमें n ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, m इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट कितना देगा, 500 ग्राम, 500 ग्राम, ये रहा सॉल्वेंट भाई, 500 ग्राम ऑफ वाटर। तो मोलैलिटी दे रखी है आपकी 0.711 इंटू 500 डिवाइडेड बाय 1000 किलोग्राम में करने के लिए, और n बोलते हैं गिवन वेट अपॉन मोलिकुलर वेट। तो यहां पर फर्दर रिप्रेजेंट करते हैं गिवन वेट इक्वल टू 0.711 इंटू 500 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू मोलिकुलर वेट कितना है इसका, किसका बोल रहे हैं, सुक्रोज का। सुक्रोज का मोलिकुलर वेट आ गया 342। मैंने सोल्व कर रखा है, आप देख लेना इसे। C12H22O11 342 ग्राम पर मोल, ये मोलिकुलर वेट हो गया इसका। ठीक है, सॉल्व करके देख लेना। कार्बन 12, हाइड्रोजन 1, ऑक्सीजन 16, तो 342 आया, 342। तो वैल्यू आपकी आ जाती है यहाँ पर बेटा जी 121.581 ग्राम। इतना जो है आंसर, इतना है ये आपका क्या, सुक्रोज। तो ये क्या है, अमाउंट ऑफ सुक्रोज, अमाउंट ऑफ सुक्रोज जो डिसॉल्व हो रहा है। ठीक है, ये सुक्रोज डिसॉल्व हो रहा है, ये वाली वैल्यू। चलो अगला क्वेश्चन करें। कैलकुलेट द मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड टू बी डिसॉल्व इन 75 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड टू लोअर इट्स मेल्टिंग पॉइंट। भाई ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का कॉन्सेप्ट आ गया। ठीक है, इसमें क्या है, गिवन है बेटा 75 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड दिया है। ठीक है, और जिसमें आप क्या मिक्स कर रहे हो, कुछ अमाउंट ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड ऐड कर रहे हो, जिसको हम लिख रहे हैं C6H8O6। ये बेटा जी यहां पर क्या है, ये है नॉन वोलेटाइल। क्यों है नॉन वोलेटाइल, आपको समझ आ रहा है सर, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट दे रहा है, इसका मतलब यहां पर क्या चीज हुई, ये नॉन वोलेटाइल होने का रीजन कि वो उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो डिक्रीज कर दे रहा है। ठीक है, आगे यहाँ पर KF दे रखा है, KF की वैल्यू जो है वो है 3.9 केल्विन किलोग्राम पर मोल। ठीक है, अब ये जो डिफरेंस आ रहा है, लोअर कर रहा है इट्स मेल्टिंग पॉइंट बाय 1.5 डिग्री सेल्सियस, यानी कि डेल TF की वैल्यू जो दे रखी है बेटा वो 1.5 डिग्री सेल्सियस दे रखी है। तो यहां लिख लीजिए यूजिंग डिप्रेशन, अरे अपना डिप्रेशन नहीं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ये कॉन्सेप्ट हो गया आपका। क्या पढ़ा था इसमें, हमने पढ़ा था डेल TF होता है सर KFM। ठीक है, और इसकी वैल्यू दे रखी है 1.5 डिग्री सेल्सियस, जो कि KF की वैल्यू दे रखी है 3.9 इंटू मोलैलिटी दे रखी है पता नहीं,
मोलैलिटी तो फाइंड करनी है। तो अब यहाँ पर हम मोलैलिटी फाइंड करते हैं। m हो जाता है 1.5 डिवाइडेड बाय 3.9, ठीक है, m हो जाता है ये। अब इसकी वैल्यू अगर देखें हम, इसकी वैल्यू आ रही है आपकी मोलैलिटी की 0.385 मोलर, ठीक है, 0.385 मोलर। मोलैलिटी कॉन्सेप्ट में हमें पता है मोलैलिटी m इक्वल टू आ गया 0.385। हम इसका अगर फॉर्मूला लगाते हैं तो हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। तो नंबर ऑफ मोल्स अब रिप्रेजेंट करेंगे, m पता है ना, m क्या होता है, n बाय मास सॉल्वेंट, ठीक है, इन kg, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स यानी कि x गिवन वेट अपॉन मोलिकुलर वेट, किसकी बोल रहे हैं हम, एस्कॉर्बिक एसिड की, ठीक है। एस्कॉर्बिक एसिड का जो मास आएगा, मोलर मास आएगा, मोलर मास ऑफ C6H8O6, वो किसके बराबर आएगा, मास आएगा इसका 176 आएगा बेटा, 176 ग्राम पर मोल, ठीक है, 176 ग्राम पर मोल इसका मास आएगा। तो 176 डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का मास यानी कि एसिटिक एसिड 75 डिवाइडेड बाय 1000, जो कि बराबर हो जाएगा 0.385 के। तो x इक्वल टू 0.385 मल्टीप्लाइड बाय 75 बाय 1000 मल्टीप्लाइड बाय 176, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 5.082 ग्राम, ठीक है, x। और ये x क्या है आपका, x क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है, ये मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। विटामिन सी की जो टैबलेट खाते हो ना आप लोग, ये वो मास है, अरे वो मास नहीं है, मतलब यूज होता है ना कॉन्सेप्ट, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन करें, ये वाला समझ आ गया, कुछ मिस तो नहीं कर रहे, ठीक है, ठीक है, ठीक। अगला, कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर इन पास्कल एक्सर्टेड बाय सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 1 ग्राम ऑफ पॉलीमर ऑफ मोलर मास 1,85,000 इन 450 ml ऑफ वाटर। भाई ऑस्मोटिक प्रेशर का कॉन्सेप्ट आ गया। कॉन्सेप्ट क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर which is also a colligative property। ऑस्मोटिक प्रेशर को आप पाई से रिप्रेजेंट करते हो और इसका फॉर्मूला होता है CRT या MRT। C मतलब कंसंट्रेशन, तो हम MRT लिख दे रहे हैं अभी के लिए। MRT मतलब मोलैरिटी, कंसंट्रेशन ही होती है, ठीक है ना, अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से लिखा हुआ है। तो इसके अंदर बेटा हमें M फाइंड करना पड़ेगा। M मोलैरिटी ऑफ पॉलीमर की फाइंड करनी पड़ेगी। क्या होगी मोलैरिटी, 1 अपॉन, ये क्या हो गया 1 गिवन वेट 1 ग्राम अपॉन मोलिकुलर मास इसका हो गया 85,000 अपॉन 450 ml वाटर के अंदर इसे मिक्स करा गया, डिवाइडेड बाय 1000 लीटर में कन्वर्ट कर दिया। ये हो गया आपका N और ये हो गया आपका V, हो गया सोल्व। तो R क्या लोगे इसमें, गैस कांस्टेंट, ठीक है, R लोगे 8.314, क्योंकि इन्होंने बोला है ऑस्मोटिक प्रेशर मेजर्ड इन पास्कल, तो पास्कल के अंदर आप यहाँ पर R की वैल्यू 8.314 लेकर चलते हैं, बस यही इसमें काम था। तो पाई आपका आ गया 1 डिवाइडेड बाय 185,000 मल्टीप्लाइड बाय 1000 अपॉन 450 इंटू R इज 8.314। और टेम्परेचर कितना दे रखा है 37 डिग्री सेल्सियस, 270
3 प्लस 37 विच इज 300। तो 300 से आपने इसे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। ये केल्विन में हो गया, इसे हम यहाँ से मिटा देते हैं। तो आपकी जो वैल्यू आ रही है बेटा, वैल्यू हमारी आ रही है 30.96 पास्कल, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर है। इसे लिखो।